गुड मॉर्निंग क्लास। सभी को वॉइस मेरी क्लियरली आ रही है? यस सर, आ रही। यस सर। ओके। अभी काफी लोग आए नहीं है। क्विज दे रहे हैं या कनेक्शन में इशू है कुछ? ओके, लास्ट क्लास में हमने शीट रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, राइट? अच्छा, शीट रेजिस्टेंस या लास्ट यूनिट में कहीं कोई किसी को कोई डाउट है? ओके, देन हम यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में तुम्हारा जो पहला टॉपिक है, जनरेशन एंड रिकम्बिनेशन। इनिशियली जब भी हमने जब हम सेमीकंडक्टर की बात कर रहे थे, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड जब भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम देख रहे थे, तो हम कहते थे कि हाँ, कई सारे वर्क फंक्शन, एनर्जी बैंड गैप, ये सारे टर्म भी हमने पढ़े। तब हम इनिशियली यहाँ पे बताते थे कि हाँ, ये अगर आप वैलेंस बैंड देख रहे हो, ये यहाँ पे कंडक्शन बैंड आप देख रहे हो, तो जब आप कोई इनिशियली जब आपका जो सेमीकंडक्टर है वो जब 0 डिग्री केल्विन पे होगा, तब यहाँ पे कोई भी ना कोई इलेक्ट्रॉन आपको फ्री मिल रहा होगा जो मूव कर सके, ना आपको कोई होल मिल रहा होगा जो मूव कर सके। देन जैसे जैसे हम 0 डिग्री केल्विन से ऊपर टेम्परेचर जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर हमारे जनरेट होंगे, और इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होके हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, राइट? ये प्रोसीजर हमने इन जनरल देखा हुआ है। लेट्स से कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो कुछ रूम टेम्परेचर पे, ठीक, रूम टेम्परेचर पे इन जनरल कहीं पे रखा हुआ है। तो जब हम उसको 0 डिग्री केल्विन से रूम टेम्परेचर में लेके आए होंगे, तो सबसे पहला काम क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन उसको ये थर्मल एनर्जी मिली होगी, और उस थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए होंगे। एंड एक सर्टेन टाइम के बाद जब जितनी हमने एनर्जी प्रोवाइड की 300 डिग्री केल्विन की, उससे जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन होल पेयर जितनी एनर्जी गेन कर सकते थे, वो उस एनर्जी को गेन करके
कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंड कुछ होल्स वो जनरेट करेंगे, और उन्हीं को हमने जब इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था तो हमने फाइंड आउट किया था इन नॉट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन कंडक्शन बैंड एंड पी नॉट होल कंसंट्रेशन इन वैलेंस बैंड। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने फाइंड आउट की थी कि हाँ, जब इन जनरल अगर सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, जो सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन और कुछ होल जनरेट हो जाएंगे, और वही इलेक्ट्रॉन और होल बेसिकली आपका कंडक्शन प्रोवाइड करेंगे सेमीकंडक्टर में। नाउ अब ये तो वो केस हो गया कि हाँ, जब हमने ये केस की बात की कि हमारा जो सेमीकंडक्टर है काफी टाइम से एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखा हुआ है। अब वो जब काफी देर से जब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो वहां पे थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ जाती है, मीनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल इक्वल हो जाएंगे। एंड इसको हमने क्या बोला था, जब काफी देर से हमारा किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो रखा हुआ है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल के बराबर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन को हमने क्या बोला था, थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मीनिंग थर्मल इक्विलिब्रियम वो कंडीशन जब हमने एक बार कभी टेम्परेचर प्रोवाइड किया, टेम्परेचर में इंक्रीमेंट किया, एक सर्टेन टाइम तक हमने वेट किया, इलेक्ट्रॉन होल और होल का जनरेशन हुआ, जनरेट होके इलेक्ट्रॉन और होल, आपको जितने भी इलेक्ट्रॉन या जितने भी होल जनरेट हो सकते थे वो जनरेट हो गए। आफ्टर दैट नंबर इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो सेमीकंडक्टर है वो बेसिकली कहाँ पे है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना है कि जो जनरेशन हमने लिखा है, ठीक है, जनरेशन कुछ अलग नहीं, यही प्रोसेस है जब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, या सॉरी, जब सेमीकंडक्टर को कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन दे रहे हैं, मे बी हो सकता है वो ऑप्टिकल एक्साइटेशन हो, मीनिंग हम कोई फोटोन एनर्जी दे रहे हो सकता है ये इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन हो, मे बी हम कोई करंट फ्लो करा रहे हो। तो उस एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हमने मान लो यहां से एक ये एच म्यू, यहाँ पे हमने एच म्यू, ये हमने एक फोटोन यहाँ पे गिराया हुआ है। अब इस फोटोन की जो एनर्जी होगी, उस एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन ने एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब होके एनर्जी एब्जॉर्ब करके जब उसकी एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ, तो वो कहा, कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ठीक है, ये सारी चीजें थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद की हैं। इनिशियली हमारा सेमीकंडक्टर हमने किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा था, उसमें एन नॉट और पी नॉट ऐसे इलेक्ट्रॉन और होल जनरेटेड थे। आफ्टर दैट जब हमने उसको एक एक्साइटेशन दिया, उस एक्साइटेशन की वजह से तुम्हारा क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहा है। तो इस प्रोसीजर को, चाहे वो थर्मल एनर्जी की वजह से हो रहा हो, जो ये एन नॉट और पी नॉट का जनरेशन हुआ हो, या ये जो एक्सेस कैरियर जनरेट हो रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम के बाद जो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हो रहे हैं, उनका हो, ये जो प्रोसीजर है जिसमें इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है, तो वो कंडक्शन बैंड की एनर्जी में लाई कर रहा है और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जा रहा है। तो इस प्रोसीजर को हमने क्या बोला है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। राइट, कुछ सर्टेन टाइम तक ये इलेक्ट्रॉन यहां पे रहेगा। ठीक है, कुछ सर्टेन टाइम तक मे बी हो सकता है एनर्जी और दे दी, तो एक बार एक कुछ इलेक्ट्रॉन और वो में एनर्जी का इंक्रीमेंट हुआ और वो कंडक्शन बैंड में पहुंच गया। ठीक, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम इनको एनर्जी देते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बराबर केवल कंडक्शन बैंड में बढ़ते जा रहे हैं, नीचे होल बढ़ते जा रहे हैं, और इससे हमें ये भी क्लियर है कि अगर इलेक्ट्रॉन और होल बढ़ रहे हैं, मीनिंग कंडक्टिविटी बढ़ रही है, मीनिंग करंट जनरेशन ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है।
ठीक है, यहाँ पे जब इधर तुमने जनरेशन कराया, ये जो इलेक्ट्रॉन ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन बने, एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन अपने आप वापस वैलेंस बैंड में आने की कोशिश करेंगे। इसका रीजन क्या है? हमने कई बार इस चीज पे बात की कि जो तुम्हारा कोई भी सेमीकंडक्टर या कोई भी मटेरियल होगा, वो हमेशा अपने आप को स्टेबल स्टेट में रखने की कोशिश करेगा। और जो हमने ये इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट किया है, मीनिंग कोवेलेंट बॉन्ड जो ब्रेक किया है, वो क्या किया है? उसकी स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब किया है। तो एक सर्टेन टाइम के बाद वो वापस अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, मीनिंग उस इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना के वो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कंडक्शन बैंड का इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंस बैंड में आ रहा है, तो इस प्रोसीजर को हमने क्या कहा है? रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो इन जनरल जनरेशन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का क्रिएशन हो रहा है, तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोल दिया है? जनरेशन। एंड जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं या, तो उस प्रोसीजर को हमने क्या बोल दिया है? रिकम्बिनेशन। ठीक है, यहां पे दो चीजें थोड़ी सी अलग थी। एक जनरेशन हमने इनिशियली डिस्कस किया जब हमने 0 डिग्री केल्विन से हम रूम टेम्परेचर पे आए, तब जनरेशन हो रहा होगा थर्मल एनर्जी की वजह से, जिसकी वजह से ये एन नॉट और पी नॉट जनरेट हुए। फिर जब वो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, काफी देर तक उसी टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर रखा हुआ है, तो जितने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होने थे वो जनरेट हो गए। जितने भी इलेक्ट्रॉन, जस्ट सेकेंड, जितने भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे वो जनरेट हो गए और तुम्हारा सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गया। नेक्स्ट जो हमने जनरेशन का एक और प्रोसीजर यहाँ पे डिस्कस किया, वो क्या है कि हमने ऑप्टिकल एब्जॉर्प्शन कराया है, मीनिंग हमने एक एचम्यू एनर्जी का फोटोन यहाँ पे दिया है और उसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन जनरेट हो सकते हैं। दोनों ही प्रोसीजर जनरेशन ही है, एक थर्मल जनरेशन है, दूसरा ऑप्टिकल जनरेशन है। ऑप्टिकल एक्साइटेशन की वजह से जनरेशन हुआ है यहाँ पे, और ये वाला जो फर्स्ट वाला था वो किसकी वजह से हुआ है? थर्मल एनर्जी की वजह से जनरेशन हुआ है। ठीक, सेकेंड थिंग जो यहाँ पे समझनी है वो ये कि ये जो एक्सटर्नल एनर्जी देके, मतलब जो अलग से हमने सेमीकंडक्टर को अपनी तरफ से एक एनर्जी देके जो ये इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट कर रहे हैं, इन इलेक्ट्रॉन होल पेयर को हम बेसिकली बोलते हैं एक्सेस करियर। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा एक्सेस होल या एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक्सेस इलेक्ट्रॉन या एक्सेस होल क्यों? एक हमारा सेमीकंडक्टर था जो थर्मल इक्विलिब्रियम में रखा हुआ था, हमने उसको एक एक्सटर्नल एक्साइटेशन दिया, एक्सटर्नल हमने एनर्जी दी, और उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके कुछ नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए। तो उसको हमने क्या बोल दिया? वो जो नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुए हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सेस कैरियर। ठीक है, एक्सेस होल भी हो सकते हैं, वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अभी आगे जाके देखेंगे जब पी टाइप हो रहा होगा तो कुछ अलग चीजें हो रही होंगी, एन टाइप हो रहा होगा तो कुछ अलग हो रहा होगा। तो हमें फर्स्ट थिंग ये समझनी थी कि एग्जैक्टली तुम्हारा जो जनरेशन और रिकम्बिनेशन है वो है क्या। नाउ अब देखो, इनिशियली जब हमने थर्मल एनर्जी इसको दी थी और एन नॉट और पी नॉट जनरेट कराए थे, ठीक, एन नॉट पी नॉट जनरेट कराए थे, थोड़ी देर बाद एक थर्मल इक्विलिब्रियम आया था, मीनिंग अब जितना मैक्सिमम जनरेट होना था वो हो गया, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स थे वो इक्वल इक्वल हो गए, और फर्दर तुम्हारा जनरेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम तुम्हारा आ जा रहा था। लेकिन थर्मल इक्विलिब्रियम आने के बाद हमने दूसरा क्या काम किया किया है? ये फोटोन एनर्जी दी है।
अब ये जब फोटोन एनर्जी दी होगी, ठीक है, इस फोटोन एनर्जी ने बेसिकली क्या किया है, हमारे उस जो थर्मल इक्विलिब्रियम था उस इक्विलिब्रियम को कहीं ना कहीं चेंज किया है। मीनिंग अब जो हमारा सेमीकंडक्टर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं रहा। ठीक है, अब ये जनरेशन तब तक होता रहेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन है फोटोन की एनर्जी की वजह से, ये तब तक होता रहेगा जब तक तुम्हारा सेमीकंडक्टर वापस फिर से वापस फिर से थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाता। ठीक है, मे भी हो सकता है इस बार थर्मल थर्मल इक्विलिब्रियम की जो वैल्यूज हो वो कुछ अलग हो, इस बार जो एन डैश इज इक्वल टू पी डैश हो, मीनिंग जो नंबर ऑफ होल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो कुछ नए हो, या अभी आगे देखोगे जनरेशन रेट और रिकम्बिनेशन रेट जो हो वो कुछ नया हो, वो तो कुछ चेंज हो गया हो। ठीक है, बट जब तक दूसरा थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है तब तक तुम्हारा जनरेशन और रिकम्बिनेशन चलता रहेगा। ठीक है, मीनिंग प्रोसीजर ये है कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर था जो एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर में था, उस टेम्परेचर में रहने की वजह से उसके पास कुछ एन नॉट इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन था और पी नॉट होल कंसंट्रेशन था। ठीक, वो सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम में था, मीनिंग एन नॉट इज इक्वल टू पी नॉट थे। हमने क्या किया, बाहर से एक फोटोन लेके आए, एक्सटर्नल एक्साइटेशन किया, उस फोटोन एनर्जी की वजह से जो तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया, तुम्हारा जो थर्मल इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हुआ, नए इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट होना स्टार्ट हुए। और ये जनरेशन, ये जो नया जनरेशन है ये तब तक होता रहेगा जब तक सेमीकंडक्टर वापस थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं आ जाता। ओके, अब नेक्स्ट थिंग जो हमें समझनी है, जो इनिशियली जब हमने एन नॉट और पी नॉट की बात की, वो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन जो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर का कंसंट्रेशन जो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था, ये वाला जो कंसंट्रेशन होगा इलेक्ट्रॉन और होल का, ये ना टाइम पे डिपेंडेंट होगा और पोजीशन पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा। मीनिंग तुम एक सेमीकंडक्टर लो, उसको 300 डिग्री केल्विन पे रख दो, ठीक, उसके बाद उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन हुआ, तुम तुमने मंडे को उसको रखा, मंडे शाम को आके देखा तो उसमें 4 इलेक्ट्रॉन थे और 4 होल थे। तुम ट्यूसडे आके देखोगे तब भी 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल ही होंगे, वेंसडे देखोगे तब भी 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल होंगे। उस सेमीकंडक्टर को उठा के अपने घर से पड़ोसी के घर में लिए जाओगे तब भी उसमें 4 इलेक्ट्रॉन 4 होल ही होंगे, कोई चेंजेस नहीं होंगे। मीनिंग उसका ऐसा नहीं है कि जैसे ये सेमीकंडक्टर हमारा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एन नॉट मिले, यहाँ पे एन नॉट डैश मिले, यहाँ पे एन नॉट डबल डैश मिले। पोजीशन क्या कि जो इंडिपेंडेंसी है वो ये शो कर रही है कि अगर सेमीकंडक्टर में आप आगे बढ़ रहे हो या इधर जा रहे हो, मतलब पोजीशन चेंज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन है वो चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पूरे सेमीकंडक्टर में सेम है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन होता है वो टाइम से इंडिपेंडेंट रहता है, पोजीशन से इंडिपेंडेंट रहता है। हमने ये बात फाइंड आउट भी की थी, एन नॉट का हमने फॉर्मूला निकाला था, एन नॉट इज इक्वल टू एन सी ई टू द पावर माइनस ई सी माइनस ई एफ अपॉन के टी। यहां ना टाइम का कोई टर्म था और ना ही पोजीशन का कोई टर्म था। ये हम क्लियरली जानते हैं कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम पे हमने इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन फाइंड आउट किया था वो आपका टाइम एंड पोजीशन से इंडिपेंडेंट था। बट जो ये हमने एक्सेस कैरियर जनरेट किए, जो हमने नए एक्सेस कैरियर जनरेट किए हैं एन एन पी,
जो एक्सेस कैरियर जनरेट किए हैं ये एक्सेस कैरियर टाइम पे भी डिपेंड कर रहे होंगे एंड पोजीशन पे भी डिपेंडेंट होंगे। ये एक्सेस कैरियर जो होंगे वो टाइम डिपेंडेंट भी होंगे और पोजीशन डिपेंडेंट भी होंगे। नो, अगर हम इस जनरेशन और रिकम्बिनेशन को इन जनरल फॉर्म करने की कोशिश करें तो क्या हो रहा होगा, एक एक्साइटेशन आया होगा, उस एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन हुआ होगा। और एक सर्टेन टाइम के बाद देखो एक सर्टेन टाइम के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन होल होंगे ये वापस रिकम्बाइन हो रहे होंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझनी है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल का जनरेशन और रिकम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं हमारा डायग्राम जो है केवल एक इलेक्ट्रॉन का जनरेशन और एक उसी इलेक्ट्रॉन का वापस रिकम्बिनेशन शो कर रहा है। बट ऐसा नहीं होगा कि जब तुमने थर्मल एनर्जी या कोई एक्सटर्नल एक्साइटेशन दिया तो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा होगा, नहीं, रैंडमली कई सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे होंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा पहले, कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा बाद में, मीनिंग सबके बीच में माइक्रो सेकेंड, मिली सेकेंड, पीको सेकेंड का डिफरेंस होगा। तो हो क्या रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली जनरेट हो रहे हैं एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे कुछ इलेक्ट्रॉन रैंडमली रिकम्बाइन भी हो रहे हैं। मीनिंग जब हम बात करते हैं, जब हम ये बोल रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया, तो थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया मीनिंग ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और होल ने जनरेशन बंद कर दिया या रिकम्बिनेशन बंद हो गया, नहीं। तब क्या हो रहा है, जब थर्मल इक्विलिब्रियम आ गया है, मीनिंग हमने एक एक्साइटेशन दिया था और उस एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन और होल ने एक वापस से नया थर्मल इक्विलिब्रियम गेन किया है। तो उस थर्मल इक्विलिब्रियम में बेसिकली हो क्या रहा होगा कि तुम्हारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने जनरेट हो रहे हैं पर सेकेंड, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल रिकम्बाइन हो रहे होंगे पर सेकेंड। ये दोनों ही प्रोसीजर सेम टाइम पे रैंडमली फॉलो होंगे, चाहे वो जनरेशन हो या रिकम्बिनेशन हो, दोनों ही प्रोसीजर तुम्हारे रैंडमली और सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसीजर चल रहे होंगे, जनरेशन भी हो रहा होगा और रिकम्बिनेशन भी हो रहा होगा। ठीक है, यही तो वजह है। अदरवाइज अगर ऐसा होता कि एक बार में सारा जनरेशन हो गया, एक बार में सारा रिकम्बिनेशन हो गया, तो एक सर्टेन टाइम के बाद हमें सेमीकंडक्टर से करंट मिलना तो खत्म हो जाता ना, क्योंकि करंट तो हमें सेमीकंडक्टर में तभी मिलेगा जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड में होल्स हो। और वो तभी हो सकता है जब जनरेशन कॉन्टिन्यूअसली चलता रहे, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में मिले, हमेशा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में रहे, राइट। तो no. अब लेट्स से कि जब हमने इनिशियली सेमीकंडक्टर को लिया था, ठीक है, तब उसका जो जनरेशन था, मतलब जब फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जब हमने अभी तक कोई फोटोन यहाँ पे नहीं गिराया है, जब हमने इनिशियली यहाँ पे कोई फोटोन नहीं गिराया है, ठीक है, फोटोन की एनर्जी यहाँ पे नहीं दी है, तो उस टाइम पे भी क्या होगा, फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम रहा होगा। मीनिंग हमने अपने जो सेमीकंडक्टर को रखा हुआ था 300 डिग्री केल्विन पे, तो वहां पे एक टाइप ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम जनरेट हुआ होगा। और उस थर्मल इक्विलिब्रियम का मीनिंग ये है, जब भी हम बोल रहे हैं थर्मल इक्विलिब्रियम, मीनिंग ये है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल का जनरेशन रेट है और जो इलेक्ट्रॉन और होल का रिकम्बिनेशन रेट है वो दोनों ही इक्वल है।
लेट्स से कि जी एन नॉट मेरे इलेक्ट्रॉन का जनरेशन रेट है, मीनिंग पर सेकेंड कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, और इसी तरह से जी पी नॉट मेरे होल का जनरेशन रेट है, मीनिंग नंबर ऑफ होल्स कितने एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ होल्स जनरेट हो रहे हैं, एंड आर एंड नॉट तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का रिकम्बिनेशन रेट है, मीनिंग एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन कर रहे हैं, एंड आर पी नॉट आपके जो होल्स हैं उनका रिकम्बिनेशन रेट है, मीनिंग कितने होल्स एक सेकेंड में रिकम्बाइन हो रहे हैं। तो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अगर थर्मल इक्विलिब्रियम की इन जनरल कंडीशन देखोगे तो क्या होगा, जी एन नॉट इज इक्वल टू होगा आर एन नॉट, एंड जीपी नॉट होगा इक्वल टू आरपी नॉट के, मीनिंग जनरेशन रेट जो होगा वो रिकम्बिनेशन रेट के बराबर होगा। कब? जब तुम्हारा सेमीकंडक्टर थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगा, राइट। अब अगर अभी यहां पे रिकम्बिनेशन के हम दो प्रोसीजर देखेंगे, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। ठीक है, अभी इस पे बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए हमें यह समझना है इन केस अगर डायरेक्ट रिकम्बिनेशन हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन का जनरेशन रिकम्बिनेशन रेट है और जो होल का जनरेशन रिकम्बिनेशन रेट है ये आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट रिकम्बिनेशन का केस होता तो ये चारों आपस में इक्वल होते। ये वाला केस, ये इक्वलिटी वाला साइन कब हो सकता है, जब तुम्हारा सेमीकंडक्टर जो हो वो डायरेक्ट रिकम्बिनेशन कर रहा हो। ठीक है, नाउ अब लेट्स से हमने यहां पे सेकेंड कंडीशन दी, मीनिंग अब हमने एक एच म्यू एनर्जी की यहां पे लाइट डाली। अब इस लाइट की वजह से क्या हो रहा होगा, ये जो थर्मल इक्विलिब्रियम जो तुमने बताया कि जनरेशन रेट और ये जो रिकम्बिनेशन रेट जो सारा इक्वल बताया गया हम लोगों ने वो अब क्या हो रहा होगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब देखो इलेक्ट्रॉन ये लाइट फॉल कर रही है सेमीकंडक्टर में, तब हो क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो जनरेट हो रहे हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं, मीनिंग एक सेकंड में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जनरेशन है वो बढ़ रहा है। तो हो तब हो क्या रहा है कि जनरेशन रेट ये लाइट गिराने की वजह से जो जनरेशन रेट है इनिशियली वो इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, इस एक्साइटेशन की वजह से। तो एट दैट टाइम अगर हम ये कहें कि आफ्टर एक्साइटेशन जो तुम्हारा जनरेशन रेट है वो जी एन डैश है, और वो जो तुम्हारा रिकम्बिनेशन रेट है वो आर एन डैश है फॉर इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली फॉर होल जनरेशन रेट इज जीपी डैश एंड रिकम्बिनेशन रेट इज आरपी डैश। ठीक, हमने एक्साइटेशन दिया, जैसे जस्ट जैसे हमने एक्साइटेशन दिया होगा तो क्या हुआ होगा, जनरेशन रेट इलेक्ट्रॉन और होल का चेंज हो गया होगा, जीएन डैश और जीपी डैश हो गया। ठीक है, लेकिन रिकम्बिनेशन रेट जो था वो अभी भी वही आरपी नॉट और जीपी नॉट ही था। रिकम्बिनेशन रेट जो होगा वो अभी आर एन नॉट और आरपी नॉट ही रहा होगा, बट जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा उनका जो रिकम्बिनेशन है वो भी इंक्रीज करता जाएगा, और एक सर्टेन टाइम के बाद हमें सेकेंड थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा, हमें सेकेंड थर्मल इक्विलिब्रियम मिलेगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, ये जी एन डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर एन डैश के, और ये जीपी डैश इक्वल टू हो जाएगा आरपी डैश के। नाउ लेट्स से कि हमारा जो सेमीकंडक्टर था इनिशियली जब वो फर्स्ट थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तब उसके पास एन नॉट इलेक्ट्रॉन थे एंड पी नॉट होल्स थे। ठीक है, जब इनिशियली वो थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में था।
देन हमने कुछ एक्सटर्नल एक्साइटेशन दिया, उस एक्साइटेशन की वजह से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन था वो अब क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो नया इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन लेट्स से एन एंड पी है, ठीक है। ये जो एन होगा ये क्या है, टोटल कंसंट्रेशन है, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन प्लस इनिशियली जो ये कंसंट्रेशन था। तो माना कि डेल्टा एन क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन, एंड डेल्टा पी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ होल ड्यू टू एक्सटर्नल एक्साइटेशन। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट, यानी जो प्रीवियस कंसंट्रेशन था प्लस जो एक्साइटेशन की वजह से एक और कंसंट्रेशन जनरेट हुआ। जो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुम्हें नजर आ रहे हैं ये कहां से आए होंगे, जो तुमने एक्साइटेशन दिया उस एक्साइटेशन की वजह से तुम्हें ये इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे। सिमिलरली होल क्या हो जाएगा, पी नॉट प्लस डेल्टा पी। अगर इसी चीज को हम डायग्राम में बना के देखें तो कुछ इस तरह से, यहाँ प्लस साइन आपके होल्स को डिनोट कर रहा है और नेगेटिव साइन आपके इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये तो वो हो गए जो पी नॉट और ये एन नॉट जो इनिशियली अवेलेबल थे, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या किया, एक्साइटेशन दिया, उस एक्साइटेशन की वजह से नए इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट हुए। ये किस वजह से हुए हैं कि हमने यहां पे लाइट लाइट दी है एच म्यू। ये क्या होंगे, डेल्टा एन। तो क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि जो एन है वो हम यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ होल इन वैलेंस बैंड। एंड जो सॉरी जो यहाँ पे पी है, पी क्या डिनोट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ होल इन कंडक्शन बैंड। और वो किसके बराबर हुए, जो इनिशियल हमारे पास पी नॉट थे प्लस जो हमारे थर्मल एक्साइटेशन की वजह से जनरेट हुए डेल्टा एन। इसी तरह से एन एन हमारा क्या शो कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन वो किसके बराबर हो रहा है, एन नॉट प्लस डेल्टा, दिस वन वाज डेल्टा पी, डेल्टा एन। थर्मल एक्साइटेशन से जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुए वो, और जो इनिशियली थे। सेकेंड थिंग हमें ये समझनी है कि यहां पे जैसे हमने मास एक्शन लॉ पढ़ा था तो हमने कहा कहा था कि इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसंट्रेशन है उसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा एन स्क्वायर के बराबर होगा। हमने ये बात कही थी, एनपी इज इक्वल टू एन स्क्वायर। लेकिन यहां के केस में जब हमने इनिशियली थर्मल एक्साइटेशन दिया है, जब तक यहां पे वापस थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, मास एक्शन लॉ केवल तभी एप्लीकेबल है जब आपका थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है। सेमीकंडक्टर ने एक्वायर कर ली है थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, उस टाइम पे ही आप मास एक्शन लॉ लगा सकते हैं। यहां के केस में एनपी नॉट इक्वल टू होगा एन स्क्वायर। हाँ, एन नॉट पी नॉट जो होगा वो इक्वल टू हो सकता है एन स्क्वायर, बट एनपी जो होगा मतलब ये जो टोटल कंसंट्रेशन ये वाला है ये एन स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। तो ये याद रखेंगे कि मास एक्शन लॉ केवल और केवल थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लगाना है, और जब तक जो तुम्हारा सेमीकंडक्टर है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच जाता आप मास एक्शन लॉ नहीं लगा सकते। okay. ओके, अब यहां हमने अभी स्टार्ट किया था कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
एक हो गया डायरेक्ट रिकम्बिनेशन और इनडायरेक्ट रिकम्बिनेशन। तो डायरेक्ट रिकम्बिनेशन क्या है? जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ एंड रिकम्बिनेशन उसका डायरेक्टली फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू वैलेंस बैंड हो रहा है। ठीक है, कोई भी बीच में एनर्जी हर्डल नहीं है, कोई भी बीच में ऐसा एनर्जी लेवल नहीं है जो उसको अफेक्ट कर रहा हो या उसकी एनर्जी को चेंज कर रहा हो। ठीक है, मे भी हो सकता है नहीं है। सभी लोग एक बार मीटिंग को रिज्वाइन कर लेंगे।